जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूं जिसमें ये समझने की कोशिश हो रही है कि वैवाहिक जीवन में दुख क्यों आते हैं। तो आज डिटेल में एक आराम से चर्चा करते हैं कि इसको देखते कैसे। अलग अलग नियम तो खैर मैं धीरे धीरे बताऊँगा ही। तो आज सिर्फ एक नियम बताया जा रहा है और जो वीडियो के आखिर में उसको डिटेल में मैंने समझा दिया है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है वो ये कि कुल मिलाकर देखते कैसे हैं, तरीका क्या है और उसका आनंद लीजिए कि आपको ये बात समझ आए कि इतना आसान नहीं है कोई भी टॉपिक देखना, या अगर आ जाए समझ में तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा है, प्यार है, उसको देखिए, समझिए, आनंद लीजिए और जिससे ये टॉपिक आपको बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे, मेरी ये कोशिश होगी। तो इस डिटेल में देखते हैं इसे और एग्जाम्पल्स के बाद इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि कुंडली में ये हम विवाह का सुख देखते कैसे हैं या देखना कैसे चाहिए। और मैं क्या इतने समय से कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5-6 वीडियो से कि बाल की खाल तक आप तक पहुँचे, जिससे आप इस बात को ठीक से समझें या आपको मजा आए या कभी भी भविष्य में देखेंगे तो बात समझ में आए। आज ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है, करते कैसे हैं, देखना क्या चाहिए या क्या सही तरीका है। कोई अपने आप में परफेक्ट तरीका नहीं है। एक साथ जब कई नियम इकट्ठे लागू होते हैं तब तकलीफ है। यानी अगर सिर्फ खांसी है तो इससे कोई नहीं मर सकता, लेकिन एक्सीडेंट भी हो गया है तो अब जान जा सकती है। खांसी भी है, एक्सीडेंट भी हो गया। सिद्धांत ये कहता है कि एक साथ कई रूल लागू हों। ये तभी तो आप समझ पाएंगे जब आपको सारे रूल्स पता होंगे। तो चलिए आज थोड़ा आनंद लेने वाले हिसाब से बात करते हैं, आराम से। नई चीज एपिसोड के आखिर में सिखाऊंगा, जर्नल बातचीत करते हैं। अगर ये जन्म कुंडली है तो इसमें पहला घर आपका खुद का है। मुझे पति बोलना ज़्यादा सहज लगता है, तो ये पति का घर हुआ। तो ठीक उसके नीचे पत्नी का घर, ये पहला घर, ये 7वां घर। अगर ये पति है तो ये पत्नी है। तो क्या चीज़ सीखनी है हमें कुंडली में? कुल क्या चाहिए? इन दोनों का आपसी तालमेल। 12वां घर जो होता है कुंडली का, वो शैया सुख, बेडरूम एडजस्टमेंट, मोक्ष, समाधि, आप जैसे चाहें इनका नाम ले सकते हैं। तो ये आपस में तालमेल करें एक दूसरे के साथ। और बेडरूम यानी 12th हाउस अच्छा हो, और शुक्र ग्रह आशीर्वाद देता है प्रेम का, वो अच्छा हो, और गुरु की कृपा भी मिल जाए जो साधारण तरक्की की बात करता है, तो वैवाहिक जीवन सफल सुखद होगा ही। फिर से देखें, पहला घर आप खुद हैं, सामने वाला आपके जीवन साथी का है, इनका आपसी तालमेल। और क्या देखना है? 12वां घर हमारा शैया सुख का है, ये ठीक हो। इन दोनों के सुखी रहने में आशीर्वाद हमें, कृपा हमें शुक्र की चाहिए और गुरु की भी चाहिए। तो गुरु जीवन के बाकी सुख सुविधाओं के लिए, शुक्र प्रेम, वैवाहिक जीवन, धन संपदा के लिए। पर अभी हमारा दृष्टिकोण प्रेम तक है। कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां भाव बुरा होता है। इसे त्रिक को कहते हैं, 3 कष्ट। 6ठा बीमारियां, 8वां मृत्यु, 12वां खो जाना या दूर हो जाना। अब पहला क्या था, हमने जो नियम पढ़े कि 7वें भाव का स्वामी इसी को लेते हैं, उसे नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अब ये एक तो 6ठे, 8वें, 12वें से हो सकता है, एक नीच हो जाए, अस्त हो जाए, संधि में आ जाए, या पाप कर्तरी में आ जाए। ये केवल इसी तरह कमजोर हो सकता है, पाप कर्तरी, संधि, नीच, अस्त या पापी प्रभाव, पापी ग्रहों के प्रभाव। तो हमने अब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ एक वीडियो में कैसे बताया जा सकता है? तो क्या तरीका निकाला? तो क्या चाहिए? पति है, पत्नी है, दोनों का आपसी तालमेल, 12वां घर अच्छा हो, शुक्र की कृपा मिल रही है। इस सब के बाद हमने देखना होता है कि चलित में स्थितियां अधिक खराब ना हो
और नवांश। इतनी सब चीज़ें देखकर बिल्कुल निर्णय हो जाता है वैवाहिक जीवन कैसा होगा कैसा नहीं। इसको भी डिटेल में बताऊंगा, भविष्य में इसे भी बताऊंगा, इसे भी बताऊंगा, इसे भी बताऊंगा। अभी तक जो बता चुका हूँ पहले उसकी एक चर्चा करते हैं, फिर एक आज की मज़ेदार बात करते हैं थोड़ी सी अलग। तो पहले हम मज़ेदार बात कर लेते हैं। ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है पति पत्नी के। अगर आप मेष लगन के हैं, मेष लगन, तो आपकी पत्नी तुला लगन की होगी, यानी ज्योतिष में एक ही कुंडली में तुला लगन पत्नी का भाव, इसका स्वामी है मंगल, इसका स्वामी है शुक्र, ये दोनों आपस में है सम। अगर ये 2 नंबर यहाँ पर होगा तो यहाँ 8 नंबर आएगा। ये हो गया शुक्र वृषभ राशि, वृश्चिक हो गया मंगल, ये भी सम। बाकी आप खुद निकाल के देखें। तो मुद्दा ये था कि जब आप सिंह लगन के हैं तो ये आपका जो पत्नी का भाव आएगा उसमें आएगा 11 नंबर, यानी कि कुंभ। अब ये दोनों परम शत्रु हैं एक दूसरे के। 6 और 12 में सम आएगा, 7 1 में सम आएगा, 8 2 में, 9 और 3 ये एक दूसरे के शत्रु हैं। ये भी शत्रु हैं, ये भी शत्रु हैं, ये भी शत्रु हैं। यानी अगर आप सिंह लगन के हैं, धनु लगन के हैं, मकर कुंभ और मीन लगन के हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ % एक्स्ट्रा है वैवाहिक जीवन के डिस्टर्ब होने की, है ना। कितने कमाल की बात। इनमें है तो उतनी कम, यानी 1 2 3 4 5 लग्न ऐसी हैं जिसमें शादीशुदा जिंदगी का डिस्टर्बेंस जल्दी आ सकता है। अब एक और बात करते हैं। ये है पहला घर, 1 2 3 4 5 6, ये छठा घर हुआ। और ये क्या है, बीमारी। बीमारी है, कर्जा है, खींचतान है, ये सब इसमें आएगा। 7 और 8 ये है मृत्यु। और इतनी बात करते हैं, अच्छी पत्नी अगर है तो वो बीमारी और मृत्यु के बीच में मजबूती से खड़ी है। वो आपको ना बीमार होने देगी ना मृत्यु होने देगी। मतलब अच्छी पत्नी आपके सुख का कारण बनेगी। और अगर पत्नी अच्छी नहीं है तो वही तो एकमात्र दीवार है बीमारियों और शत्रुओं के बीच में। ये भी एक तरीका है आनंद लेने का कुंडली का। अब इधर से देखते हैं, ये जो 12वां घर है आपका, ये खर्चों का है, तो पत्नी की बीमारी का है, और ये पत्नी की मृत्यु का है। ज्योतिष में इन दोनों घरों को मार्केश कहते हैं, दूसरा और 7वां, और अष्टम भाव तो मृत्यु का है ही। अब सोचिए ये मार्केश क्यों है। जब हम लगन से गिनेंगे 6ठे 8वें 12वें 1 2 3 4 5 6, तो ये पति के लिए यानी मेल के लिए बुरा घर है, मेल के लिए बुरा घर है, और मेल के लिए बुरा घर है। अब पत्नी का गिनेंगे 6ठा 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 फीमेल के लिए बुरा घर है, फीमेल के लिए बुरा घर है, फीमेल के लिए बुरा घर है। तो ये 2 घर ऐसे हो गए जो पति और पत्नी दोनों के कॉमन हो गए। कुछ समझ में आ रहा है? ये ज़्यादा भारी बातें हो गई, सिंपल से दोबारा से फटाफट। ये पति ये पत्नी दोनों का आपसी तालमेल देखना है। 12वां घर शैया सुख है, अगर ये ठीक हो इन दोनों के बाद तो इसे देखना है। इसे देखने के बाद हमको ये देखना है ये दोनों एक दूसरे से भी 6ठे 8वें ना हो। इन सब के बाद देखना है शुक्र बृहस्पति चलित और नवांश। शुक्र को पापी ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, अभी बताता हूँ। और जो 7वां भाव और लगन का स्वामी है वो पाप कर्त्री में, संधि में, नीच में, अस्त में, पाप प्रभाव में ना हो। इतनी सारी चीजें देख करके ये हिसाब लगाया जाता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब देखो मैं उन कॉम्बिनेशंस की चर्चा करता हूं जो बनते हैं। एक है मंगल शुक्र, दूसरा है शनि शुक्र, तीसरा है राहु शुक्र, केतु शुक्र और सूर्य शुक्र। जब सूर्य और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो इसे कहते हैं शुक्र अस्त हो गया। मंगल शुक्र इकट्ठे होते हैं दोनों, और विशेष रूप से साथियों में तो ये अविवाह योग भी बनाते हैं। अविवाह योग या एक से ज्यादा विवाह, जहाँ दोनों समस्याएं हैं और भी बहुत सी बातें। शुक्र शनि वैवाहिक जीवन में रूल्स टूटना, यानी आपके
इसे हम लव मैरिज भी मान के चल सकते हैं। शुक्र राहु कलंक योग, आप पर आक्षेप आएंगे, आपके करैक्टर पर चर्चा होगी, और केतु शुक्र का भी यही प्रभाव होगा। अब सोचिए 7वें घर में अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो समस्या आएंगी, क्योंकि शुक्र कमजोर पड़ गया। अच्छा, अब अगर 7वें घर में कुल पापी ग्रह जो हम गिनते हैं वो मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु, अब ये दोनों तो आमने सामने रहते हैं। अब अगर मंगल राहु इकट्ठे हो जाते हैं 7वें घर में या पहले घर में या 12वें घर में, हमारे लिए तीनों देखना, पहला, 7वां, 12वां, तो ये क्या दोष बनाएगा? अंगारक दोष। फिर यही मंगल और सूर्य इकट्ठे होंगे तो भी खराब, मंगल और शनि इकट्ठे होंगे तो भी खराब, अब शनि और सूर्य इकट्ठे होंगे तो भी खराब, शनि और राहु होंगे तो भी खराब, शनि और केतु तो भी खराब, सूर्य राहु होंगे तो पितृदोष, सूर्य और शनि होंगे तो भी खराब, सूर्य और मंगल। तो अर्थ क्या निकला? कितने कॉम्बिनेशन है जो यहाँ आने पर खराबियां कर सकते हैं। इतने सब के बाद में हमें ये देखना है कि नवांश में क्या स्थिति है। तो हो सकता है आपको बड़ा बोरिंग लगे, इसीलिए मैंने इसको इतने सारे एपिसोड बनाए। मेरा अंदाजा है कि कुल 16 एपिसोड में ये सारी बात एक एक करके समझाई जा सकेगी। अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं, हम उसकी चर्चा पहले कर ही लेते हैं, ठीक है? अभी से हटा देता हूँ। अभी तक बात हमने की है, जो 201 नंबर के वीडियो में मैंने आपको बताया है वो है कि सप्तमेश को नीच में नहीं होना चाहिए, ये वाला वीडियो। फिर दूसरा मैंने बताया आपको कि सप्तम भाव के स्वामी को 6, 8, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, जो 202 नंबर का वीडियो है। फिर बताया कि 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों को सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए, 203। सप्तमेश को 6, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, ये चर्चा हो चुकी है ना। एक दूसरे से भी 6, 8वें, 12वें ना बैठे, एक दूसरे से भी, ठीक है? ये बात 205 नंबर वीडियो में बताई। लग्नेश और सप्तमेश को अस्त नहीं होना चाहिए, संधि में नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए, ये मैं वीडियो नंबर 206 में ऑलरेडी बता चुका। अब आज जो एक नई चीज आपको बताई जा सकती है वो ये, जिस हम वीडियो नंबर 207 कह रहे हैं, वो ये है कि इन दोनों को अपने घर से 6, 8वें, 12वें नहीं होना चाहिए। यानी पति को 6, 8वें, 12वें, पत्नी को 6, 8वें, 12वें नहीं होना चाहिए। ये आज का टॉपिक है। धीरे धीरे आएगा सबको समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम लगता है। ये है हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है कि सप्तम भाव के स्वामी को अपने से 6, 8वें, 12वें नहीं होना चाहिए। अभी 6, 8वें, 12वें कहाँ से बनेगा? ये पहला घर समझो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 12। अब ये है तुला, इसका स्वामी बना शुक्र और शुक्र ही रहा, तो ये अपने से 6ठे घर में गया हुआ है, इसे हम कहते हैं अपने भाव से दूर है। तो ये भी अच्छा पॉइंट नहीं है। आप हैं, एक पुरुष हैं, 24 मार्च 1977 सुबह 8:10 कानपुर, तलाकशुदा हैं। बहुत से कारण इसमें और भी हैं, जैसे सप्तम भाव में पापी ग्रह बैठा है, वो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का जो रूल है वो केवल इतना सा है, ठीक। ओके, इस कुंडली को देखते हैं। ये एक और कुंडली है, ये महिला हैं, 16 जून 1979 और सुबह 9:15 बड़ौद उत्तर प्रदेश का वर्त है। अब इस कुंडली में एक बड़ी शानदार बात यह है कि जो लग्न का स्वामी है कर्क और कर्क का बना चंद्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लग्नेश भी अष्टम में, और सप्तम भाव का स्वामी मकर का बना स्वामी शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये रहा। तो आज का जो नियम है वो इस पर पूरी तरह लागू हुआ। अब देखिए क्या है, इनका 2 बार तलाक हो चुका और आप स्वयं एक बड़ी वकील हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, बात समझ में आई होगी। कोई बिंदु नहीं समझ में आया है या आप उसके संबंध में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए।
मेरा मकसद केवल उस ज्ञान को आप तक पहुंचाना है जो थोड़ा बहुत मैं अपनी प्रयास से सीख सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।